हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एवरेले में। तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर का क्लास नंबर 10 है। कल एक्चुअली मुझे मेरी वन ऑफ माई स्टूडेंट उन्होंने मुझे पेपर शेयर किया यूपीएसएससी पीईटी का। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप एक बार ये पेपर देख के मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या आपका जीएस का कोर्स सफिशिएंट है इसके लिए। तो मैंने कहा ओके, मैंने पहले ये पेपर का नाम नहीं सुना था ऑनेस्टली। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ। मैंने पेपर जब देखा तो मैंने कहा कि जीएस का जो कोर्स है, वो मेरा जो जीएस का कोर्स है वो मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। और फिर मैंने सोचा कि यार ये क्लास में डिस्कस ही कर लेती हूँ पेपर। और मैंने मेरी पेड क्लास में भी डिस्कस कर लिया कल ही पेपर। और आज ये यहाँ पर यूट्यूब पे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पेड क्लास के सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बने ही होंगे। तो आज जो है हम इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये मंथ है अगस्त मंथ, इसमें हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और एक बच्ची का रिप्लाई भी आया था मुझे, एक्चुअली सॉरी ईमेल आया था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम कंप्यूटर लिटरेसी कब से स्टार्ट करोगी। तो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया 10 अगस्त से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो सबको बता देती हूँ, 10 अगस्त से आपका जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का हो या फिर कंप्यूटर लिटरेसी का हो, कंप्यूटर नॉलेज का हो, ये इसका क्लास शुरू हो जाएगा। उसमें हम एमएस ऑफिस पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एकदम मतलब बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते थे, फूड सेफ्टी वाले भी बच्चे पढ़ना चाहते थे, बट उस टाइम पे मुझे उतना टाइम नहीं मिला था। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो कोर्स भी अवेलेबल करा दूंगी मेरे एप्लीकेशन पे। बट फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब पे ही पढ़ा दो आप लोगों को फ्री में सब कुछ, जो एमएस ऑफिस वाला है। लेकिन एकदम क्रैश कोर्स चाहते हो पूरा डिटेल वाला, तो वो आपको मेरे एम रेलवे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड इन इंडिया। तो नीचे दिए गए शासकों का काला क्रमानुसार सही क्रमांक लगाइए। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सबसे पहले शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी आई, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ पे इल्तुतमिश पहले, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, देन उसके बाद सूरी डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी, एंड देन अकबर, मुगल डायनेस्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका फोर्थ पहले, देन थर्ड, फिर फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप लोगों ने इसी तरह से क्रोनोलॉजी कैसे याद रखती है, तो क्रोनोलॉजी याद रखने का सिंपल तरीका होता है, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो तो उसको कहानी के फॉर्मेट में पढ़ो। कहानी के फॉर्मेट में पढ़ोगे तो सब कुछ याद रह जाएगा। अगर आप मेरे क्लासेस पूरे कर चुके हो पेड बैच में, तो आपको कहानी याद होगी। ठीक है, एंशियंट टाइम से लेके आपको मॉडर्न इंडिया तक सब कुछ याद होगा, लास्ट क्लास तक सब कुछ, क्योंकि कहानी मैंने उसी तरह से आपके दिमाग में बिठा रखी है। हर एक चीज थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दी, कहीं कहीं कुछ अपने ही जज्बात लगा दिए, तो आपको वो चीजें याद हो ही गई होगी। जितने भी पेड क्लास के बच्चे हैं, अगर देख रहे हो ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ मैम मेरे को जम रहा है ये सब कुछ, और आप लोगों को जम जाएगा। क्योंकि देखो स्लेव डायनेस्टी जो है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 डायनेस्टी हम पढ़ते हैं। तो 5 डायनेस्टी क्रोनोलॉजी के हिसाब से जब पढ़ लेते हैं तो वो याद ही रह जाती है। फिर तो मुगल सल्तनत शुरू, मुगल सल्तनत खत्म होती है, फिर मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। तो ये ईजी था क्वेश्चन, ये इसे मैं ईजी मानूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग संत वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के कंटेम्प्रेरी, तो ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। ये लास्ट क्लास था, लास्ट सेकंड क्लास नहीं, लास्ट सेकंड क्लास था एक्चुअली हिस्ट्री का हमारे पेड बैच में, भक्ति मूवमेंट। तो उसमें मैंने लिखा के दिया है। और अगर आपने मेरा बुक भी परचेस किया है जीके का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह है, उसमें भी मैंने पूरा ये लिखा के दिया है। तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो विदाउट डाउट। बस कुछ कहानियां वगैरह होती है वो याद रखने के लिए मैं क्लासेस में बता देती हूँ। तो एक बार क्लासेस देख लिए, फिर उसके बाद आपको सिर्फ पन्ने पलटने और याद रखते जाना है, दैट्स इट। तो भक्ति मूवमेंट से आता है। तो ये शिवाजी महाराज के कंटेम्प्रेरी थे तुकाराम महाराज। ठीक है, तुकाराम महाराज ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते। ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते। तो भक्ति मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता इज वर्क ऑन। तो जो चरक संहिता है महर्षि चरक जी ने जो बनाई थी, ये मेडिसिन, चिकित्सा के संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज इज इनकरेक्टली मैच। तो देखो इनकरेक्टली मैच पूछा जा रहा है। तो ये जो कलिंगा का वॉर हुआ था ये 261 बीसी में हुआ था, ये राइट है। 78 एडी में साका एरा शुरू हुआ, बराबर है।
मुस्लिम एरा की जो शुरुआत हुई थी 622, मतलब 7th सेंचुरी में शुरुआत हो चुकी थी, ये भी बराबर है। डेथ ऑफ औरंगजेब, तो औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई थी, 1709 में नहीं, तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पे इनकरेक्टली मैच ही पूछा गया है, तो यहाँ पे उस हिसाब से ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जी नरमपंथी नेता थे, ठीक है, नरमपंथी नेता थे। इन्होंने इंडिया में नौरोज फेस्टिवल की शुरुआत की थी। ये पारसी समाज से बिलोंग करते हैं। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके बारे में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है कि किसने लिखी ये बुक, तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो होम रूल मूवमेंट चले थे, ठीक है, टू होम रूल मूवमेंट लीग वर स्टार्टेड इन इंडिया 1915-16। द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में शुरू हुए थे, तो एक जो होम रूल लीग शुरू हुई थी वो लोकमान्य तिलक जी के अंडर हुई थी, और एक हुई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश लेडी है, ठीक है, आयरलैंड से यहाँ पर आई थी, और आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा चला था, तो उसने यहाँ पे आने के बाद होम रूल मूवमेंट की बात रखी गई थी। लेकिन गोखले जी ने मना कर दिया था। बट जब लोकमान्य तिलक जी वापस आए कांग्रेस में, जब वो शामिल हुए, तब होम रूल लीग जो है बहुत ही अच्छे से एक तरह से पूरे इंडिया में फैला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, तो देखो मैच द फॉलोइंग में सिंपल, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, तो ये आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में आता है। तो ब्रह्मो समाज जो है, देखो इसमें आप लोगों ने देखो, इसमें देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी मैच द फॉलोइंग है तो ऑप्शन ए पहला और आखिरी वाला ऑप्शन को टिक करना है। बीच का क्या होता है कि आप फटाक से टिक करके निकल जाते हो, उसमें उतना सोचना नहीं पड़ता। अगर पूरा एक के बाद एक ऐसे करोगे कि हाँ पहले ए का ऑप्शन देखूंगा, अच्छा ये है, फिर बी का देखूंगा, ये है, सी का, ऐसे नहीं करना है। पहले ए का देखना है, ए का नहीं समझ में आ रहा है तो डी का लास्ट वाला देखना है, और वो पेयर फटाक से मैच कर देना है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में आप लोगों को। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले जी ने की। तो देखो कि डी का ऑप्शन 5 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो कट गए, ठीक है, ये ऑप्शन तो कट गए। अब बचे ये दो ऑप्शन, अब ये दो ऑप्शन बचे, तो ब्रह्मो समाज देखो, तो ब्रह्मो समाज की जो शुरुआत राजा राम मोहन राय जी ने की, तो यार यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे फंस गए हम लोग, ठीक है, ब्रह्मो समाज की ये इन्होंने की थी। अब बचे बी और सी, तो रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन जी जो है ये स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत की थी, तो यहाँ पे ये आया ऑप्शन, तो सी क्या होगा यहाँ पे, राइट होगा। तो सारा नहीं पढ़ते बैठना है, मैच द फॉलोइंग जब भी होता है तो उसमें पहले ए या डी का ऑप्शन लगाना होता है। जैसे ए में हम लोग यहाँ फंस गए क्योंकि तीनों का भी ये, और ये डी में भी फंस गए, बचा था ये बी एंड सी। यही था एक तरह से गेम चेंजर, कि एक भी पता होता है आप लोगों को तो आप टिक करके आ जाओगे। अगर सिर्फ रामकृष्ण मिशन नहीं पता है कि भाई हाँ स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी फंस सकते थे यहाँ से। तो सारा ही आना जरूरी था। लेकिन जो हमारा एमपीएससी में होता है, महाराष्ट्र जो पेपर होता है, अपर पीसीएस लो या फिर कोई भी महाराष्ट्र का पेपर ले लो, वहां पे ना मैच द फॉलोइंग इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं। जैसे अभी देखो सत्यशोधक समाज ऑप्शन 5, तो वहां पे ना एक ही ऑप्शन होगा जहाँ पे ऑप्शन 5 मिलेगा, तो आप वहां पे भी टिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये पेपर थोड़ा, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ये मुझे मीडियम लेवल का लगा, क्योंकि ये सब कुछ हमको आता है, दैट्स वाई। लेकिन अगर किसी को नहीं आता और सिर्फ सिंगल एक ही आएगा तो भी नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है, एलिमिनेट करके आप लोग कर सकते हो, फिर यहाँ पे 50-50 खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा जो है किसने लगाया था, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, तो डू और डाई का जो स्लोगन है वो महात्मा गांधी जी ने लगाया था 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने ये नारा लगाया था, करो या मरो का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, when Subhash Chandra Bose resigned from the presidency of Indian नेशनल कांग्रेस द सीट वाज ऑफर्ड टू, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1939 वाला जो सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, वहां पे आपका पतबी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे इलेक्शन में, कौन बनेगा प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके लिए। और उसमें जो है पतबी सीतारामैया जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो गए, तो थोड़े हम क्या करते हैं कि इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से शुरू हो गए पॉलिटिक क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर से। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया इन। तो हमारे जो संविधान है उसमें 3 सूची मिलती है हम लोगों को। 7वां जो शेड्यूल है, 7th नंबर के शेड्यूल में हमको 3 लिस्ट मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कानून वगैरह बनाएगी। स्टेट लिस्ट में वही सारे जो काम होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मामले होते हैं जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जैसे देखो आपका डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस है, रेलवे है, ये यूनियन लिस्ट में आ गए। स्टेट में पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या चीजें आती है, एजुकेशन, फॉरेस्ट। तो एजुकेशन के बारे में काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बन जाती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी बन जाती है। किसी मामले में ऐसा हो जाता है कि जैसे फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे नहीं कह सकते कि वो जंगल सिर्फ हमारा है, ठीक है, जैसे सिर्फ हमारा है, हम ही देखेंगे, उसके लॉज हम बनाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अगर किसी मामले में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होती है, तो याद रखना है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड है, ठीक है, डीपीएसपी में इंक्लूडेड है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू। तो जो आर्टिकल 21A है, ठीक है, अनुच्छेद 21A जो है ये हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार, एक मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये ऐड किया गया था। और इसी वक्त जो है आपके ये जो राइट टू एजुकेशन है ये कंपल्सरी एजुकेशन 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी किया गया था। और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, उसमें 11वीं नंबर की जो ड्यूटी है कि हर एक पेरेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दे, उन्हें स्कूल में भेजे वगैरह। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को। तो आर्टिकल 21A यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये किसने रखा था संविधान सभा में, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, वो इसी का एडवांस वर्जन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एडवांस वर्जन है। In which article of the Indian Constitution the interests of minorities are covered? तो interest of minorities ये cover है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो यहाँ पे आंसर C is the right answer over here. Okay. Current carriers in the solid conductors are free electrons, मुक्त रूप से भागते, तो ये तो नहीं, चलो ठीक है। और क्वेश्चन बचे क्या, देखो, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस मेजर करने का, दूरी मेजर करने का ये यूनिट है। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। तो जो हम जो ग्रह है, ठीक है, दो ग्रह के बीच का जो अंतर है वो कैसे मेजर करते हैं, तो लाइट ईयर से मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में, ठीक है, एक साल में जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो वैक्यूम में कितना उसने ट्रैवल किया है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम COCl2। तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड सही नाम इसका, COCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड इसका केमिकल नेम होगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। तो देखो जो है बाजार में इस तरह का चलता है 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। तो जो 18 कैरेट का होता है सोना, उसमें 75% सोना होता है, बाकी सारा उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। 22 कैरेट में 91% सोना होता है, बाकी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। और 24 कैरेट में 99.9% जो है सोना होता है। तो समझो कि 100% उसमें सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 75%, ठीक है, 75%। ऑरेंज कंटेन्स अबंडेंस ऑफ विटामिन सी। संतरे में बहुतांश मात्रा में बहुतायत विटामिन सी होता है, ठीक है, क्या होता है, विटामिन सी होता है। आई थिंक यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, आई थिंक सो, लेट मी जस्ट सी, एक बार देख लेने दो सिनोनिम्स। अच्छा, इसमें इंग्लिश वगैरह भी आता है क्या, 2020 का पेपर लग रहा है ये।
Which among the following is the official language of Union Territory लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। क्या है? मलयालम है। और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो भी मलयालम में ही है, सॉरी केरला में, मलयालम में नहीं, केरला में। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? तो लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 550 है। कितने हैं? 550 है। सार्क का मेंबर पूछ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? तो जो सार्क है उसका कौन सा मेंबर नहीं है? तो म्यांमार उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये सारे है। नेपाल आपका, भूटान है, ये सारे जो है सार्क के मेंबर कंट्रीज है, बट म्यांमार नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन? तो सन के एकदम क्लोजेस्ट कौन सा ग्रह है? वो है आपका मरकरी, बुध ग्रह। ठीक है, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू, सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है बुध ग्रह। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो एशियन विनर नोबेल प्राइज जीतने वाले आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में इनको लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि की किताब जो थी इनकी, गीतांजलि किताब के लिए मिला था। ठीक है, सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए 1928 में इन्हें रमन इफेक्ट का इजाद किया और 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये भी याद रखना है। और क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता एंड एलोरा जो आपके केव्स है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चंस इसके खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे पैसेज वगैरह दिया गया है और पैसेज के ऊपर ये क्वेश्चंस है। तो ऑलमोस्ट हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने थे, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, देखो बच्चों, तो जितने क्वेश्चन डिस्कस करने थे ऑलमोस्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लेट्स सी, अगर कुछ और भी मिलते मुझे क्वेश्चन, इसी तरह का कोई पेपर मिलता है तो मैं फिर वो डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर आपने मेरा पेड बैच ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम इजी लग रहे होंगे, एकदम मक्खन जैसा जीएस लग रहा होगा। बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कॉपी में जिस तरह से लिखा दिया गया ना। हिस्ट्री के तो क्वेश्चन अभी कैसे कि हिस्ट्री खत्म हुआ है, पॉलिटी जैसे खत्म होगा तो पॉलिटी भी आप लोगों को आसान जाने लगेगा। और फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है और फिर ज्योग्राफी, जीके खत्म हो चुका है, स्टैटिक जीके आपका, हिस्ट्री भी खत्म हो गया है, स्टैटिक जीके खत्म, हिस्ट्री खत्म, पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म है, फिर इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ये सारा खत्म करके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फिर से हमको उसके क्लासेस लेने पड़ेंगे, दैट्स इट। एंड फिर हमने लाइफ साइंस शुरू करना है और फिर इन्वायरमेंट शुरू करना है। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारा जीएस का कोर्स तो ज्वाइन कर लेना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।